डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अर्थात जर्मनी का एकीकरण। इतिहास पढ़ते समय हमें एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी घटना को पढ़ रहे हैं तो उस घटना का स्थान और उस घटना का समय हमें याद होना चाहिए। जब हम यूरोप का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें यूरोप की उन घटनाओं को ध्यान रखना चाहिए जिन घटनाओं के कारण पूरी व्यवस्था में बदलाव हुआ था, चाहे वो बदलाव राजनीतिक था, चाहे सामाजिक था, चाहे आर्थिक था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम जर्मनी को पढ़ते हैं तो एक राजनीतिक परिवर्तन है जो हम मुख्य रूप से देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, जो देखने की बात आती है, वो आती है कि जर्मनी का जब यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले 1815 ईस्वी के यूरोप को देखना चाहिए। 1815 ईस्वी में यूरोप में क्या हुआ था? नेपोलियन का पतन हो गया था और 1815 ईस्वी में ही वियना की कांग्रेस हुई थी। नेपोलियन के पतन की घटना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नेपोलियन एक ऐसा शासक था फ्रांस का जिसने संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था। जो हम मानचित्र में देखते हैं तो जो इंग्लैंड को छोड़ के, इंग्लैंड पे वो नहीं जीत पाया था, तो संपूर्ण क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया था। संधियां भी की थी, वो अलग विषय है जिसमें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ जर्मनी के एकीकरण के तौर पर हमें नेपोलियन का पतन और उसके बाद वियना कांग्रेस को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। और फिर 1815 ईस्वी की कांग्रेस हुई थी। कांग्रेस का अर्थ होता है कि सभी ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना और उनकी बैठक होना। तो 1815 ईस्वी के बाद ऑस्ट्रिया की प्रमुखता हो गई थी, प्रधानता हो गई थी, और वहां के चांसलर मेटरनिख थे। मेटरनिख ने सारी व्यवस्था को अपने अनुसार बदल लिया था। तो ये जो सामने आपके स्क्रीन पे दो तीन चीजें आ रही हैं, ये बतानी इसलिए जरूरी है ताकि हमें जर्मनी की पृष्ठभूमि का पता चले। यानी जो घटना 1870-71 में हो रही है, उस घटना की शुरुआत हम 1815 से देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पढ़ते हो तो आप 1857 ईस्वी के जन आंदोलन को पढ़ते हो, क्योंकि वो एक ऐसा आंदोलन था जहां से परिवर्तन शुरू हो गया था। इसी प्रकार हम 1815 ईस्वी की वियना कांग्रेस को देख रहे हैं और 1815 ईस्वी में नेपोलियन के जो एम्पायर था उसका कोलैप्स हो गया था, उस घटनाक्रम को देख रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें मानचित्र देखना होगा कि एक मानचित्र है, ये जर्मनी का मानचित्र है जो 1815 ईस्वी का है, जिस 1815 का मैं जिक्र आपके साथ कर रहा था। इस मानचित्र में सबसे बड़ी चीज देखने की क्या है कि आप यहाँ पे देखिए, ये पर्शिया लिखा हुआ है। ये पर्शिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जो जर्मनी का क्षेत्र था, और इस जर्मनी के क्षेत्र के साथ इसको पूर्व का क्षेत्र आप कहेंगे। ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण का पार्ट है। आगे जब आप विषय को पढ़ेंगे तो उसमें ये दक्षिण का भाग करना, उत्तर का पार्ट, ये जो उत्तर का भाग है, और एक ये है। जब भी हम कोई राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं तो हमें मानचित्र पर उसकी भौगोलिक स्थिति का पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या व्यवस्था है। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, वोटेनबर्ग, ये जो जगह है, बावेरिया देखोगे, ये सारे के सारे, वोजनबर्ग देखोगे, फ्रैंकफर्ट होगा, अभी फ्रैंकफर्ट की संधि आपने बाद में देखनी है। ये जो स्थान है ये हमें देखना है, ये नीचे ऑस्ट्रिया है। तो इस ऑस्ट्रिया की यहाँ पे सारी की सारी जो मैं आपको मेटरनिख का पढ़ाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आगे आएंगी। तो इस मानचित्र को आपको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास आता है टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें सारे के सारे आंदोलन को, जो ये 30 साल का आंदोलन था, सॉरी 30 साल का नहीं, जो 1870-71 में जो आंदोलन होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन से हैं? जिस तरीके से, फिर मैं आपको भारत के इतिहास का उदाहरण दूंगा ताकि आप उसको समझ सको कि जैसे हम उदारवादी या उग्र राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी इस तरीके से भारतीय आंदोलन में पढ़ते हैं, उसी प्रकार जो दो भागों में हमने इसको बांटा हुआ है,
तो दो भागों को किस तरीके से बांटा है कि अर्ली एफर्ट्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, एक बिस्मार्क थे जिसके तहत ये जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, और दूसरा बिस्मार्क से पहले जो एफर्ट्स किए गए थे। तो हम इसे दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, अर्ली एफर्ट्स फॉर जर्मन यूनिफिकेशन एंड सेकंड इज बिस्मार्क सक्सेसफुल एफर्ट्स फॉर जर्मन यूनिफिकेशन, या इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं बिस्मार्क द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन एम्पायर। तो दो तरीके से हमारे पास ये प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे, आपके पास अगर परीक्षा में भी प्रश्न आता है तो दो एंगल से इसको पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन, और बिस्मार्क के अलावा क्या रोल था उसको भी पूछा जा सकता है। यहाँ हम सबसे पहले करेंगे कि अर्ली एफर्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैंने आपको 1815 की घटना का जिक्र किया था। इसी तरीके से जब हम इसके एकीकरण को पढ़ते हैं, जब हम इसके दो पार्ट्स में से एक पार्ट को हम चूज करते हैं, तो उसके अंदर जो चीज आती है उसमें हम करेंगे एक और घटनाक्रम हुआ था जिसको आप कहेंगे 1789 की फ्रांस की क्रांति। तो ये 1789 की फ्रांस की क्रांति का हम समय लेते हैं कि होली रोमन एम्पायर एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। 1789 की फ्रांस की क्रांति तथा होली रोमन एम्पायर, इसका क्या प्रभाव पड़ा था। जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वो एक ऐसी घटना थी जिसका जो स्लोगन था वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की भावना थी। उसने सारे के सारे विश्व को परिवर्तित कर दिया था, और यूरोप को तो विशेष रूप से। उस समय में जो हमारा ये मध्य यूरोप का भाग है, ये 360 छोटे छोटे जर्मन राज्यों में बटा हुआ था। उन जर्मन राज्यों में ऑस्ट्रिया, पर्शिया, सैक्सनी, हनोवर, ये जो मैंने आपको अभी मैप के ऊपर दिखाया था, मैक्लेनबर्ग, बावेरिया, वुर्टमबर्ग, बेडेज, हेसे, ये सारे के सारे थे। तो 360 भागों में ये बटा हुआ था, और इनके अंदर थी कि जो प्रमुख राज्य थे वो प्रमुख राज्य अपना एक अध्यक्ष चुनते थे, और उसी को राजा कहा जाता था, उसी को सम्राट कहा जाता था। और उसके बाद उनकी एक डायत होती थी, एक डायत संसद होती थी, और उसका इतना बड़ा काम नहीं था, वो केवल जितने भी काम होते थे उसको लिखित रूप के अंदर वो अपना रिकॉग्निशन देती थी, वही काम होता था। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ नेपोलियंस एक्शन अगेंस्ट जर्मन स्टेट्स। जो नेपोलियन ने जब अपनी सत्ता ग्रहण कर ली थी, तो नेपोलियन के समय में क्या चीज आती है, क्या परिवर्तन आता है नेपोलियन के समय में, वो हमें देखने को मिलेगा। तो जो पवित्र साम्राज्य बना हुआ था उसमें अधिकांश छोटे छोटे जो राज्य थे, नेपोलियन ने उन सब छोटे छोटे राज्यों के अधीन एक अपना संघ स्थापित कर दिया था, और छोटे राज्यों को खत्म कर दिया था। और 16 राज्यों का उसने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अतिरिक्त, जो देखिए मैंने आपको मैप के ऊपर एक चीज दिखाई थी कि इसके अंदर ये पर्शिया और पर्शिया के साथ ये ऑस्ट्रिया, इन दोनों को छोड़ के और बाकी जो राज्य थे उन राज्यों का एक संगठन बना दिया था जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन कहा गया था, यानी राइन का संघ उसको नाम दिया गया था। और यही चीज है जब हम पहली बार देखते हैं कि शुरुआत हुई थी, और इसी कारण से नेपोलियन को जर्मनी के एकीकरण का आरंभकर्ता माना जाता है, यानी शुरुआत करने वाला व्यक्ति माना जाता है। क्योंकि यहीं से जब नेपोलियन ने इन राज्यों को जीता था, यहीं पे जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई थी, और जितने अत्याचार नेपोलियन ने किए थे उन अत्याचारों के विरुद्ध वो लामबद्ध हुए थे। और ऐसी ही घटना नेपोलियन का जो जेना का युद्ध हुआ था, उसके बाद उसने पर्शिया के अंदर बहुत अत्याचार किए थे। तो सारे के सारे लोग पर्शिया के नेतृत्व में ही नेपोलियन के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे। तो ये राष्ट्रीयता की भावना और जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत हम यहाँ से मानते हैं। तीसरा प्रश्न आता है वियना कांग्रेस एंड जर्मन कॉन्फेडरेशन। जब वियना कांग्रेस होती है उसके अंदर मेटरनिख की प्रमुखता होती है। मेटरनिख चांसलर थे ऑस्ट्रिया के। जब मेटरनिख यहाँ पे आ जाते हैं तो 38 राज्यों का एक ढीला सा संगठन बनाते हैं, क्योंकि मेटरनिख वहां पे, अब आप अपने दूसरे अध्याय में भी जब आप इटली का एकीकरण पढ़ेंगे वहां पे भी इन्हीं घटनाओं का जिक्र होगा, नेपोलियन का भी जिक्र होगा और वियना का कांग्रेस का भी जिक्र होगा। तो वहां पे जब नेपोलियन जो मेटरनिख हैं
मेटरनिख वहां जाकर के अपना जो रोल प्ले करते हैं वो इन राज्यों को कमजोर कर बनाने की कड़ी अपनाते हैं और एक 38 राज्यों का छोटा सा एक संगठन बना देते हैं जिसको जर्मन कॉन्फेडरेशन का नाम दिया जाता है। और इसके बाद इसमें होमबर्ग नाम का एक राज्य और शामिल हो जाता है और बाद में इसकी संख्या 39 हो जाती है। ये 39 संख्या होने के बाद इसकी इतनी बड़ी महत्ता नहीं रहती और इसको जो मैंने आगे लिखा है आप देखेंगे, डिस्पाइट द नेम द जर्मन कॉन्फेडरेशन वाज नो मोर ए नेशनल स्टेट देन द ओल्ड एम्पायर हैड बीन। विलियम कार एक हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ जर्मनी 1815 से 1945। उस पुस्तक के अंदर वो ये बात कहते हैं कि यद्यपि इसका नाम जर्मन संघ था तथापि यह प्राचीन साम्राज्य से बढ़कर राष्ट्रीय राज्य नहीं बना था। राष्ट्रीय राज्य का अर्थ होता है कि सारे के सारे लोग अपनी ही सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी भाषा, अपने हित उसको लेकर के इकट्ठे हो रहे हो। तो ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है वो राष्ट्रीय राज्य का रूप नहीं ले पाया था। तब हम अगली चीज पे चलते हैं। तो अगला एफर्ट आता है कि सप्रेशन ऑफ लिबरल एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बाय मेटरनिख। मैंने आपको अभी बताया था कि मेटरनिख के अधीन जब ये सारा का सारा क्षेत्र आ जाता है तो वो इटली का भी एक क्षेत्र अपने पास रख लेते हैं ताकि भविष्य में किसी भी देश के खतरे से बचा जा सके। उसके बाद जब ये विचारधारा का परिवर्तन होता है, आप 1789 की फ्रांस की क्रांति देख रहे हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना आ रही है और सारी व्यवस्था बदल रही है। तो वहां पे जो विश्वविद्यालय हैं जर्मनी के अंदर, उनके अंदर भी परिवर्तन आ रहा है और नए विचारक जो आगे आ रहे हैं। तो उसमें विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो भी अपने क्रांतिकारी संगठन बनाते हैं। वो क्रांतिकारी संगठन के बाद वो अपना एक संघ बनाते हैं, बर्शेनशेफ्ट नाम का संघ बनाते हैं और उनका उद्देश्य होता है सम्मान, स्वतंत्रता और पितृभूमि, यानी अपनी लैंड के ऊपर अपने लोगों के हित के लिए और अपनी व्यवस्था को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसे युवा जो साथी हैं, युवा जो विद्यार्थी हैं वो खड़े होकर अपना संगठन बनाते हैं। उन्हीं को जब सर्व जर्मन संघ, एक और संगठन बनता है सर्व जर्मन विद्यार्थी संगठन। इसको जब इतनी ज्यादा यूथ आगे आ रहा है और प्रोफेसर और दूसरे शिक्षक वर्ग या और विचारक आगे आ रहे हैं तो यहाँ पे मेटरनिख को अपने सारे के सारे जो जितने भी पदाधिकारी होते हैं, उसके मंत्रीगण होते हैं या दूसरे राज्यों जिस पर उसका अधिकार है वो इकट्ठे करता है, उनको मेटरनिख इस आंदोलन को दबाने का निश्चय करता है और विद्यार्थियों को और उनकी गतिविधियों पे बहुत कड़ा नियंत्रण कर देता है। जितनी भी प्रेस होती है, अखबारों पे, प्रेस पे या और दूसरी पुस्तकें वगैरह प्रकाशन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अध्यापकों को और विद्यार्थियों को कारावास में डाल देते हैं। विद्यार्थियों के संघों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। इतना ज्यादा वो अत्याचार करता है। फिर हमारे पास एक और आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1830। 1830 ईस्वी में फिर फ्रांस के अंदर एक बदलाव होता है, क्रांति होती है। फ्रांस का हम जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि आप मानचित्र के अंदर देखेंगे, मैं पुनः फिर एक बार आपको मानचित्र दिखाता हूं कि इस मानचित्र में आप देखेंगे तो ये फ्रांस का सारा क्षेत्र है। इस फ्रांस का डायरेक्ट इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इस देश के ऊपर, क्योंकि सारा का सारा ये फ्रांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्रांस के साथ, और उस समय में अगर आप देखेंगे तो ये पावरफुल देश है। यहाँ पे ये पूरा जर्मनी है जो बटा हुआ है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया पावरफुल है और यहाँ पे फ्रांस पावरफुल है। इसलिए इन देशों की कोई भी घटनाक्रम है उसका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी का प्रभाव आगे पड़ता है। फिर 1830 ईस्वी में फ्रांस के अंदर एक आंदोलन होता है और उसमें बूर्बो वंश का जो शासक होता है चार्ल्स दशम या चार्ल्स दसवां होता है, उसको राजगद्दी से उतारकर वहां पे ओलियंस वंश के एक उदार शासक लुई फिलिप को राजा बना दिया जाता है। और जब लुई फिलिप राजा बनता है तो जितने भी उनके अधीन राज्य होते हैं वो सभी अपने नए संविधान बनाते हैं या और दूसरे जो राज्य हैं वो अपने पुराने संविधान को ही बदलाव कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो उसी कड़ी में जो बेवेरिया है, बुटनबर्ग है, सैक्सनी है, हैनोवर है, ये जो जर्मनी के राज्य हैं जिनका मैंने अभी मानचित्र में आपको दिखाया था, ये बावेरिया है, ये बुटेनबर्ग है, ये सारे के सारे राज्य हैं, ये इंडिपेंडेंट राज्य हैं। ये भी अपने संविधान को बदलते हैं और नई विचारधारा और नए उदार अधिकारों के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसमें फिर इंग्लैंड और फ्रांस में जो मेटरनिख के कार्य हैं वो उसका कड़ा विरोध करता है इंग्लैंड, और जर्मनी के उदार आंदोलनों का समर्थन करता है।
तो जर्मनी के अंदर एक चीज आप देखेंगे, एक परिवर्तन की बात आ जाती है, लोगों में जागरूकता आती है। फिर आपके पास एक पॉइंट आता है जोल्बेरिन। जोल्बेरिन को हम बोलेंगे इकोनॉमिक यूनिटी, एक आर्थिक रूप से एकत्र होने की बात है, ये जोल्बेरिन शब्द ऐसा है। इस जोल्बेरिन के अंदर क्या किया था कि जो भी राज्य थे सारे के सारे, फिर मैं आपको मानचित्र पर ले जाऊंगा, ये जो सारे के सारे आपस में राज्य हैं पर्शिया के अंदर, इन राज्यों के अंदर जो कर दिया जाता था वो 67 यानी 67 चुंगी करते पूरे के इसके अंदर, पूरे पर्शिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, इस सारे क्षेत्र में। तो वो अपना आर्थिक रूप से उनका बहुत नुकसान होता था। तो जो ये विचारधारा आ रही है, जिसके अंदर संविधान में भी बदलाव आ रहा है, दूसरे भी चीजें हो रही हैं, तो ये सारे के सारे लोग मिलके और जोल्बेरिन की स्थापना करते हैं। इस जोल्बेरिन के अंदर ये आपस में सारे के सारे राज्य मिलकर 1818 से 1834 तक अपने जितने भी ये व्यापार करते हैं, उसके अंदर अपने जो चुंगी कर है उसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन इस जोल्बेरिन के अंदर ऑस्ट्रिया इस इस जोल्बेरिन में ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया जाता, और जब ऑस्ट्रिया शामिल नहीं होता है तो दोनों के अंदर एक गैप बन जाता है, और उस गैप के कारण हम जो जिस तरह बढ़ रहे हैं, जर्मनी के ये जो प्रदेश हैं, इनमें एक एकता आने लग जाती है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो भी एक घटना है जिसको हमने नाम दिया है जोल्बेरिन, इकोनॉमिक यूनिटी, फ्री ट्रेड, जर्मन कस्टम यूनियन और डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। आगे मानचित्र में भी मैं दिखाने की कोशिश करनी थी मैंने आपको, कि एक पूरे के पूरे ये जो मानचित्र है, आपको फिर वापस लेके चलता हूँ, इसके अंदर रेलवे का पूरा निर्माण हो जाता है, और उस रेलवे के अंदर भी जब सारे में रेलवे का निर्माण होता है तो इन देशों के अंदर एकता की भावना और बढ़ती है। ये रेलवे का मैप है, डेवलपमेंट और रेलवेज इन जर्मनी। मैंने ये जर्मनी यानी पूरा का पूरा क्षेत्र ही ले लिया है, कि देखिए रेलवे के सारे इसको आप देखेंगे कि 1835 से 39 और 1840 से 49, 1850 से 1859 और 1860 से 65, ये फिगर के अंदर दिए गए हैं कितनी रेलवे का अलग अलग तरीके से जो डेवलपमेंट होती है वो सारी बताई गई है। तो ये रेलवे से जुड़ने का अर्थ क्या हुआ है कि सारे राज्यों में एकता आ रही है, एकता की भावना आगे बढ़ने लग रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848। 1848 में फिर फ्रांस में क्रांति होती है, तो उस 1848 के फ्रांस की क्रांति का भी यहाँ प्रभाव पड़ता है। इस तीसरी क्रांति में लुई फिलिप को राजगद्दी से उतार दिया जाता है, और फ्रांस के अंदर राजतंत्र को खत्म कर गणतंत्र की स्थापना की जाती है। जब गणतंत्र की स्थापना की जाती है तो यहाँ देख रहे हैं लिबरल मूवमेंट इन जर्मनी, जर्मन स्टेट्स, ये जो जर्मनी के छोटे छोटे राज्य हैं, इन सभी में उदारवादी बदलाव हो रहे हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो की प्लान है जर्मन यूनिफिकेशन की, इसमें दो तीन चीजें आप पढ़ेंगे। एक तो जर्मनी के राज्यों में उदारवादी परिवर्तन होते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर देते हैं, लोकतांत्रिक जो संगठन है उनकी बहाली हो जाती है, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, उनको फ्री कर दिया जाता है। दूसरी चीज आती है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट्स प्लान ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसके 521 प्रतिनिधि थे, और वो 521 प्रतिनिधि एक सभा, उस सभा को वॉर पार्लियामेंट कहा जाता था, या उसको आप प्री पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। उसमें निर्णय हुआ है कि जर्मनी का एक अध्यक्ष के अधीन एकीकरण किया जाए और संसदीय सरकार की स्थापना की जाए। ये सारा हुआ 1848 की फ्रांस की दूसरी क्रांति हुई थी उसके बाद। तो फेडरिक विलियम जो था शासक था, उसके उसका निर्णय लिया गया इसके अंदर कि उनको उनके अधीन ये की जाए, और फेडरिक विलियम फोर था, वो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए एक प्लान तैयार करता है, एक योजना तैयार करता है, जिसके तहत जर्मनी की रियासतों के शासकों की इच्छा से पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाई जाए। यहाँ ये फैसला होता है कि पर्शिया के नेतृत्व में ये चीज होगी, क्योंकि पर्शिया एक बहुत बड़ा प्रदेश था, और उसके जो संपर्क थे, आप जब मानचित्र में मैं आपको पुनः एक बार फिर दिखाऊंगा, अगर आप पर्शिया के मानचित्र में देख रहे हो तो पर्शिया यहाँ रूस के साथ भी उसकी मित्रता है, रूस के साथ भी जुड़ा हुआ है, और दूसरे देशों के साथ भी उसकी मित्रता है, और ये पर्शिया ही है जो दूसरों को चैलेंज कर सकता है। तो पर्शिया के नेतृत्व में वहां पे यह फैसला होता है कि जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाई जाए, और इस योजना में पर्शिया के मंत्री होते हैं एक रोडोविट्स। उसने मई 1849 में पर्शिया, सैक्सनी और हैनोवर
3 राज्यों की एक लीग का निर्माण किया जाता है और उसके बाद 17 छोटे-छोटे जर्मन राज्य लीग में शामिल हो जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका विरोध करता है क्योंकि पावर सारी ऑस्ट्रिया के पास है और ये चीज़ फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। हाँ, इतने पे ही यहाँ पे रुक जाते हैं जर्मनी के एकीकरण के प्रयास। यहाँ पे हमारे पास चीज़ आती है कि इन प्रयास का फेल्योर क्यों हुआ? क्या कारण था इसके फेल होने का? सबसे पहली चीज़ आती है कि जर्मन लिबरल्स थे, उनमें यूनिटी नहीं थी आपस में उनमें एकता नहीं थी। दूसरी चीज़ उनमें आती है कि जो ऑस्ट्रिया था उसकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी। वो जो दूसरे जो हमारे इंडिपेंडेंट राज्य भी थे, वो ऑस्ट्रिया से सीधे मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो ऑस्ट्रिया के विरोध में नहीं आ सकते थे। तीसरी चीज़ आती है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, उनकी भी ज़िम्मेदारी आती है कि जब सारे के सारे जब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को जर्मन एकीकरण की योजना के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कर देती है, तो वहाँ पे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ इनकार कर देते हैं, तो उनका इनकार करना और फिर अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ना, वो भी इसके अंदर एक कमी थी। और लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है, वो आता है कि एक लीडरशिप की कमी थी, योग्य नेतृत्व का अभाव था, तो एबिलिटी इतनी नहीं थी ताकि ये आंदोलन आगे बढ़ सके। इसके बाद जब चीज़ आती है, तो हमारे पास एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, जो आप ये पॉइंट देखते आ रहे हैं, एक और पॉइंट आता है, वो आता है कि प्रोपेगेंडा फॉर जर्मन यूनिफिकेशन अंडर लीडरशिप ऑफ पर्शिया। जब इतनी चीज़ आपने देखी है कि 2 फ्रांस की क्रांतियाँ हुई, उन दोनों फ्रांस की क्रांतियों के बाद और जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, तो पर्शिया के अंदर और दूसरे प्रदेशों के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस बात को समाचार पत्रों के माध्यम से या अपने दूसरे माध्यमों से वो इस बात को प्रोपेगेट करता है कि केवल जो पर्शिया है उसी के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है और ये बात सारी जगह फैलती है, तो पर्शिया के नेतृत्व में ही आगे आने का या जर्मनी की एकीकरण की योजनाएँ और आगे बढ़ने का प्रचार-प्रसार किया जाता है। फिर हमारे पास आता है कि पर्शिया की ही हेजेमनी क्यों होगी? पर्शिया का ही प्रभुत्व क्यों होगा ज़्यादा? तो जो प्रोपेगेंडा फॉर जर्मन यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्शिया आता है। दूसरा इसके अंदर आप देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ पर्शिया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पर्शिया की ज्योग्राफी में क्या चीज़ आती है? जब आप भूगोल को देखते हैं, तो यहाँ पे पर्शिया है। अब ये पर्शिया देखिए इन सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट राज्य हैं, उनके साथ इसकी सीमाएँ लगती हैं, इनसे जुड़ाव है। जर्मनी का पार्ट है। इनकी आपस में संस्कृति भी मिलती है, सभ्यता भी मिलती है और दूसरा अगर विदेश से सहायता की बहुत तो जैसे मैंने पहले बताया था कि रूस के साथ भी उसके संपर्क बनते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसके लिए जुड़ी हुई हैं। तो जो उस समय की व्यवस्था है, उसके अंदर पर्शिया उसके अंदर जो फिट बैठता है। दूसरी चीज़ था फ्रेडरिक विलियम, पर्शिया का किंग था फ्रेडरिक विलियम जैसा मैंने आपको बताया। फ्रेडरिक विलियम भी इस बात का इच्छुक था कि इसका एकीकरण हो। और तीसरी चीज़ आती है द माइट ऑफ पर्शिया, इकोनॉमिक, सोशल एंड एरिस्टोक्रेटिक एंड मिलिट्री। पर्शिया का अगर भूगोल के साथ देखे जाए तो आर्थिक रूप से पर्शिया संपन्न था, सामाजिक रूप से और एरिस्टोक्रेटिक और मिलिट्री के तौर पर इन बाकी प्रदेशों से, जो बाकी प्रदेश हमने देखे हैं, इन बाकी प्रदेशों से ज़्यादा मजबूत ये जो प्रदेश हैं, इनमें इनसे ज़्यादा मजबूत ये प्रदेश बनता था। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ों में ये लोग बँटे हुए थे। एक चीज़ आती है कि कैथोलिक और एक आता है प्रोटेस्टेंट। तो ये जो पर्शिया है, पर्शिया के अंदर ज़्यादा लगाव था और ये सारा का सारा क्षेत्र है, ये प्रोटेस्टेंट के साथ जुड़ने से भी आगे बढ़ रहे थे। तो पर्शिया के नेतृत्व में ही ये सारी चीज़ आगे बढ़ती है और पर्शिया के नेतृत्व में एक माहौल बनता है, जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद चीज़ आती है हमारे पास सेकंड स्टेज, कि बिस्मार्क सक्सेसफुल एफर्ट फॉर जर्मन यूनिफिकेशन और बिस्मार्क द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन एम्पायर। यहाँ पे आप बिस्मार्क को देखिए। बिस्मार्क 1815 से 1898 तक का उसका समय है। 1898 में वो अपने पद से हट जाते हैं। आइडियोलॉजी होती है उसकी पॉलिसी ऑफ रियल पॉलिटिक। यहाँ पे विद्यार्थियों आप इस शब्द पे जाएंगे रियल पॉलिटिक। ये रियल पॉलिटिक एक बहुत बड़ा शब्द है। इसके अंदर चीज आती है कि राजनीति के जो सिद्धांत होते हैं या राजनीति के तरीके होते हैं, राजनीति की व्यवस्था होती है। बिस्मार्क एक ऐसा कूटनीतिज्ञ था जो रियल पॉलिटिक मतलब जो प्रैक्टिकल तौर पर चीजों को आगे बढ़ाना चाहता था कि वास्तविक रूप से क्या होती है, जो प्रयोगात्मक रूप से क्या चीज होती है,
कि हम एक दूसरे से मिलके ही ऐसा होगा, वो थ्योरी पर ना जाकर प्रैक्टिकल चीज करना चाहता था। तो ऐसा व्यक्ति था वो। फिर उसकी स्ट्रेटेजी थी, और फोर्थ में लिखा है बिस्मार्क वाज द डिप्लोमेट हु कीप्स 3 बॉल्स इन 2 हैंड्स। अपने 2 हाथों में वो 3 गेंदों को रखता था। आप आगे पढ़ेंगे और देखेंगे तो उसमें आएगा कि पर्शिया है, पर्शिया के साथ-साथ उसके अपने प्रदेश हैं, उसके साथ आगे इटली है, ऑस्ट्रिया है और फ्रांस है। वो पूरे अपने राज्य के दौरान जब वो जर्मनी का एकीकरण करता है, तो जब पर्शिया का पता करना होता है तो वो इटली से दोस्ती करता है, जब वो ऑस्ट्रिया को युद्ध करना है तो वो इटली से दोस्ती करता है, फ्रांस से दोस्ती करता है। जब फ्रांस की बारी आती है आक्रमण की तो वो ऑस्ट्रिया से दोस्ती करता है, वो अपने जो साउथ के जो राजा हैं, इंडिपेंडेंट राज्य हैं, उनके साथ दोस्ती करता है। ऐसा एक डिप्लोमेट था, एक कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क, वो चीज हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। यहाँ चीज आती है जर्मनी 1815 का जो मैंने आपको दिखाई थी चीजें, वही मैप दोबारा से मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इन देशों के साथ वो युद्ध करेगा और आगे बढ़ेगा। ये चीज आती है बिस्मार्क एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बिस्मार्क एज मिनिस्टर प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर था वो, लेकिन पर्शिया के अंदर उसे मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोला जाता था। वो वह जानता था 2 ऑब्स्टेकल्स इन जर्मन यूनिफिकेशन। जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो उसको पता है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में 2 ऑब्स्टेकल्स हैं। उन 2 ऑब्स्टेकल्स में एक ऑस्ट्रिया है और दूसरा फ्रांस है। तो उनको हटाना पड़ेगा, और उसके लिए वो कहता है कि पावरफुल मिलिट्री होना बहुत आवश्यक है। वो अपनी पावरफुल मिलिट्री बनाने की बात करता है। ये उसके कुछ शब्द हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू वेल्ड द जर्मन्स इनटू ए नेशन। वेल्ड में सारे जर्मन को एक राष्ट्र के तौर पर इकट्ठा करना। एंड सेकंड वाज नॉट बाय स्पीचेस एंड मेजॉरिटी वोट्स आर द ग्रेट क्वेश्चंस ऑफ द डे डिसाइडेड बाय द ब्लड एंड द आयरन। वो कहता है नीतियों से और इन कामों से कभी भी नहीं होता। ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी अपनाई जाती है, युद्ध का तरीका होता है, उसी से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे ये चीज आई है, मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। वार ऑफ यूनिफिकेशन वार्स हैं, द डेनिश वार 1864 में, ऑटो पर्शियन वार, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के साथ जो वार है, और फ्रैंको पर्शियन वार 1870-71 का फ्रांस और पर्शिया का वार होता है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया पर्शिया का वार होता है, और यहाँ पे डेनमार्क के साथ युद्ध होता है। इसी की डिटेल में आगे बताऊंगा। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि ये बेल्जियम है, और किस किस तरीके से सेना के प्रवास और आगे फ्रैंको रशियन जो 1870 में कैसे वो जुड़ते हैं, क्या क्या व्यवस्था होती है, वो दर्शाई गई है। हम फर्स्ट स्टेज पे आते हैं अपनी, तो बिस्मार्क यूनिफिकेशन। तो बिस्मार्क की यूनिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट में आपको मैंने देखा था कि बिस्मार्क की क्या योजना थी। सेकंड पॉइंट है वॉर अगेंस्ट डेनमार्क। 1864 में वो डेनमार्क के साथ युद्ध करता है। अब देखिए यहाँ पे उसकी डिप्लोमेसी आती है। बिस्मार्क को इस बात का पता है कि जब तक वो ऑस्ट्रिया को नहीं हराएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ऑस्ट्रिया की सेना कितनी है, उसकी लीडरशिप कितनी है, उसके पास पावर कितनी है, इसका उसे नहीं पता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉब्लम होती है होलेस्टीन एंड स्लेशविग। ये 2 डचीज हैं, 2 प्रदेश हैं छोटे से डेनमार्क के पास, और ये इंडिपेंडेंट प्रदेश थे। जो डचीज थी, ये 2 छोटे छोटे प्रदेश थे, ये इंडिपेंडेंट थे। लेकिन बाद में कुछ 1864 के अंदर या 1864 के पास डेनमार्क अपना संविधान बनाता है, और उस संविधान में इन डचीज को दिखा देता है अपना हिस्सा, यानी डेनमार्क का हिस्सा दिखा देता है। इस डेनमार्क का हिस्सा दिखाने के बाद बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ बातचीत करता है, और ऑस्ट्रिया के साथ बातचीत करके दोनों अपना इकट्ठा संधि करते हैं, और उस संधि के बाद डेनमार्क के साथ वो युद्ध करते हैं कि वो इनको अलग ना दिखाए, क्योंकि व्यापार के रास्ते हैं ये। और उसके बाद डेनमार्क के ये पर्शिया ऑस्ट्रेलिया अलायंस होता है, और डेनमार्क पे अटैक हो जाता है। अटैक होने के बाद वियना की संधि होती है 1864 के अंदर ही, और उसके अंदर होलस्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है, और श्लेस्विग पर्शिया को दिया जाता है। जब आप मानचित्र में देखेंगे, मैं बार बार आपको मानचित्र दिखा रहा हूँ, होलस्टीन और श्लेस्विग, जब आप एक फिर से मैं आपको मानचित्र के पास ही लेके जा रहा हूँ, इस मानचित्र के अंदर आप देखेंगे कि होलस्टीन जब ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है तो ये इसके साथ की जगह है। ये यहाँ पे देखेंगे आप, नीदरलैंड यहाँ पे है, और ऑस्ट्रिया की ये पोजीशन है। ऑस्ट्रिया बिना इसको क्रॉस करे
ऑस्ट्रिया को इसके ऊपर अधिकार करने के लिए पर्शिया के साथ समझौता करना पड़ेगा। ये दो डचीज होती हैं जिसका फैसला दूर है होलस्टीन और स्लेज्विग की। ये देखिए यहाँ पे है होलस्टीन, ये होलस्टीन है, ये जगह जो मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ। इस होलस्टीन पर आने के लिए ऑस्ट्रिया को कहाँ से जाना होगा, अपनी सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। बिना पर्शिया के ये इस स्थान के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, और इसके ऊपर का क्षेत्र है वो श्लेस्विग है। तो श्लेस्विग से भी अगर वो दूसरे देशों से भी समझौता करके कोई चीज करता है तो भी पार करना पड़ेगा। ये कूटनीति थी सारे बिस्मार्क की, जिसके तहत वो आगे बढ़ता है। जब ये व्यवस्था हो जाती है तो यहाँ पे बिस्मार्क अपनी कूटनीति के कारण ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में होलस्टीन ऑस्ट्रिया के पास दे देता है और श्लेस्विग अपने पास रखता है। और इसी संधि पे तहत जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई 1864 में, इसी को तोड़ने के ऊपर वो युद्ध करेगा। क्योंकि यहाँ इस युद्ध के अंदर आप एक चीज देखिए, वो ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करके उसकी सेना का सारा जायजा ले लेता है। देन वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया 1866। अब 1866 में वार होता है। तो ऑस्ट्रिया पर्शिया का वार क्यों हो रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी हिस्ट्री में भी अगर आप जाते हैं तो देखिए, जब जोल्वेरिन की स्थापना होती है 1834 में, वो भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ में था। फेडरिक विलियम फोर्थ है, वो भी जितने प्रयास करता है ऑस्ट्रिया उसके भी खिलाफ था। मैटर ऑफ वायलेशन ऑफ गेस्टिन ट्रीटी टू फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड ऑस्ट्रिया अटैक्ड ऑन पर्शिया। जब ये संधि होती है होलस्टीन और श्लेस्विग वाली, तो इसको लेके जब इनका आपस में चीज आती है तो ये बिस्मार्क है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर चला जाता है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सारा समूह का संगठन का जो पार्लियामेंट थी, और उसके बाद वो पर्शिया के ऊपर अटैक करने, ऑस्ट्रिया जो है वो अटैक करता है पर्शिया के ऊपर। होलस्टीन, श्लेस्विग एंड पर्शिया, इन तीनों चीजों को लेके जब ये अटैक हो जाता है, इन तीनों चीजों को, ये मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई है कि होलस्टीन श्लेस्विग तो एक बहाना था, लेकिन ये पृष्ठभूमि तो पहले भी तैयार हो रही थी। जिस तरीके से, फिर मैं आपको यहाँ समझाने के लिए आपको भारत का ही उदाहरण दूंगा कि 1857 का जन आंदोलन होता है। उस आंदोलन के अंदर आप एक बात करते हैं कि चर्बी वाले कारतूस के कारण यह आंदोलन हुआ था, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो ये चीज सामने आती है कि आर्थिक रूप से अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ लोगों में एक भावना पैदा हो रही थी, और वो भावना बाद में ज्वलंत रूप लेती है। यही चीज ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच की चीज है। देन जब वो अटैक करता है तो उससे पहले बिस्मार्क सीक्रेट ट्रीटीज करता है, गुप्त गठबंधन करता है, गुप्त संधियां करता है। वो इटली के साथ संधि करता है। इटली, अब आप देखिए, इटली बिल्कुल ऑस्ट्रिया के साथ लगता हुआ प्रदेश है। जब आप मैप में देखेंगे तो इटली के साथ वो करता है कि जो होलस्टीन श्लेस्विग का मुद्दा है और उसके बाद इटली का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कहता है कि जब वो अटैक करेगा तो इटली भी उसके ऊपर अटैक कर दे ऑस्ट्रिया पे, ताकि उसकी सेना दो जगह पे बिखर जाए, और दो जगह बिखरने से सेना कमजोर हो जाए। युद्ध बिस्मार्क जीत लेगा, और जीतने के बाद संधि के तहत और इटली के जिन प्रदेशों पे ऑस्ट्रिया का कब्जा है, वो प्रदेश उसे वापस लौटा देगा। तो ये इटली का लिए भी फायदा है। और दूसरी संधि वो करता है फ्रांस के साथ। उसको वो साइलेंट रहने के लिए कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं फिर आपको दिखाता हूँ, मैप के ऊपर लेके जाता हूँ। इस मानचित्र पे देखते हैं तो ये जो प्रदेश है जिसमें आप वुटेनबर्ग, बावेरिया और ये जो फ्रैंकफर्ट और ये सारे का सारा क्षेत्र देख रहे हो, ये स्टूडेंट्स क्षेत्र है जो ईसाई धर्म के अंदर प्रोटेस्टेंट थे, और ये दूसरे के जो कैथोलिक, ये कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। और फ्रांस का इसके ऊपर नजर थी कि ये क्षेत्र है, ये फ्रांस ले लेगा जब जीत के बाद हो जाएगा। तो ये एक गुप्त संधि करता है। दूसरा, जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के साथ का ये क्षेत्र है, ये जर्मनी के साथ, वो इटली के साथ लगता है, जिसके ऊपर वो अधिकार की बात करता है। जब इतनी चीज होती है और जब युद्ध होता है, तीसरी चीज आती है रशिया। जैसे मैंने आपको मानचित्र में बताया था, रशिया उसका मित्र है, साथ रशिया के साथ सीमाएं लगती हैं। और इंग्लैंड, जो ये जो सेंट्रल यूरोप के अंदर ये जो झगड़े चल रहे हैं, इंग्लैंड इससे बहुत दूर है। तो इस युद्ध के अंदर सारा का सारा पलड़ा है वो बिस्मार्क की तरफ ही होता है। और अंत में जब युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया है वो युद्ध हार जाता है सेडोवा के बैटल में, और एक पराग्वे की संधि होती है, जिस संधि के अंदर वेनेशिया का जो प्रदेश है वो इटली को दे दिया जाता है, और पर्शिया को हैनोवर मिल जाता है। हैनोवर, हेसेल कैसल, नासो, श्लेस्विग, होलस्टीन और फ्रैंकफर्ट,
ये सारा क्षेत्र ऑस्ट्रिया को पर्शिया को मिल जाता है, और ऑस्ट्रिया जर्मन कन्फेडरेशन है उसको छोड़ देता है, और जर्मन कन्फेडरेशन है जो पर्शिया के नेतृत्व के तहत उसको मान्यता प्रदान करता है। ये उस पहली लड़ाई के अंदर जो उसकी कूटनीतिक लड़ाई थी वहां पे चीज आती है। दूसरी चीज जब हम देखते हैं तो दूसरा फिर वो बैटल लड़ता है बिस्मार्क का, कि नॉर्थ जर्मनी कॉन्फेडरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्शिया। जब इतनी चीज होती है तो इस युद्ध के बाद और इससे पहले होल्स्टीन श्लेस्विग के बाद बिस्मार्क की बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, और उत्तरी जर्मनी का एक कॉन्फेडरेशन बनाता है पर्शिया के तहत। यानी उत्तरी जर्मनी के सारे जो प्रांत हैं, जो मैं फिर आपको मैप के ऊपर लेके जाऊंगा, कि ये जो प्रांत हैं उत्तर के सारे प्रांत जुड़ के और अपना एक संगठन पर्शिया के साथ हो जाता है, और पर्शिया की सारी सीमाएं बढ़ जाती हैं। वो पर्शिया के साथ अपना गठबंधन कर लेते हैं। ये जितने इंडिपेंडेंट राज्य हैं ये इसके साथ मिल जाते हैं। अब बिस्मार्क के सामने केवल एक चीज रह जाती है, कि उसका है कि जो इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज हैं साउथ जर्मनी की, जिसमें बावेरिया, वुटेनबर्ग, बाडेन और हेसे डार्मेस्टेड, ये जर्मनी की हैं, जर्मनी का जो हिस्सा है इसे अपने साथ मिलाना है। इसके उसके ऊपर एक लक्ष्य रहता है, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वो फ्रांस पर अटैक करता है। लेकिन फ्रांस पे जब वो अटैक करता है 1870-71 में, तो उसके साथ दो चीजें सामने आती हैं, कि जो चार डायनेस्टीज हैं जिनका मैंने आपको नाम अभी बताया था, बावेरिया, वुटेनबर्ग, बाडेन और हेसे डार्मेस्टिक, इन चारों के सहयोग के बिना वो युद्ध नहीं जीत सकता। तो ऐसे समय में वो अपना फिर एक चीज आता है, क्योंकि ये चारों के चारों जो डायनेस्टी हैं ये कैथोलिक धर्म को मानने वाली हैं, और ये अपने पर्शिया के साथ ना आके, क्योंकि पर्शिया प्रोटेस्टेंट है, तो वो फ्रांस के साथ ही जुड़ती हैं। यहाँ पे वो अपनी कूटनीति का फिर लाभ उठाता है, और जो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ था उस समय में फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड के साथ गठबंधन होता है। उस गठबंधन में जो डिप्लोमेसी होती है, जो फ्रांस के साथ वो एक स्वतंत्र रहने के लिए जो समझौता करता है, वो पत्र इन चारों राजाओं को दिखाता है कि फ्रांस उनके ऊपर अधिकार करना चाहता है। और उस पत्र के बाद ये चारों शासक हैं, जो चारों डायनेस्टीज हैं, जिनके अंदर ये बावेरिया, वुटेनबर्ग, बाडेन और हैसे ड्रामेस्टेड है, ये चारों के चारों पर्शिया के अधीन, पर्शिया के साथ मिल जाते हैं, और उसके बाद अटैक होता है, फ्रांस के ऊपर आक्रमण हो जाता है। डिप्लोमेटिक बिस्मार्क नोज दैट ही कुड नॉट वन द वार अगेंस्ट फ्रांस विदाउट द हेल्प ऑफ दीज डायनेस्टीज, और उसके बाद वो इन डायनेस्टीज को साथ लेके फिर आक्रमण कर देता है, और उस आक्रमण के बाद फ्रांस की हार हो जाती है। उस हार के बाद जो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, ये चित्र है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ द एम्परर इन वर्साइल 18 जनवरी 1871, ये जो होता है। इसके बाद बिस्मार्क की एक चीज आती है कि 1870-71 में वो फ्रांस के अंदर ही अपना ये ताजपोशी करता है, और ताजपोशी जो राजा बनता है अधिकार कर लेता है फ्रांस के ऊपर, और इटली के शासक को ही इसके अंदर इसका राजा बना दिया जाता है फ्रैंकफर्ट के अंदर। और जब फ्रैंकफर्ट की ये चीज आ रही है तो यहाँ पे बिस्मार्क एक चीज करता है कि फ्रांस के दो प्रदेश हैं, अल्सास और लोरेन, उनको भी जर्मनी के अंदर शामिल कर लेता है। और ये दो अल्सास और लोरेन इतने ज्यादा, जो आप जिसको बोलेंगे आप प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए होते हैं, इतने ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, कि ये अल्सास और लोरेन ही है जो बाद में फिर वर्ल्ड वार 1 का एक कारण बनते हैं, जो फ्रांस जर्मनी पे अटैक करता है। ये इसके होने के बाद जर्मनी की ये व्यवस्था होती है कि संपूर्ण जर्मनी, देखिए ये सारा का सारा एक हो जाता है, ये पूरा जर्मनी एक बन जाता है। ये फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी है 10 मई 1871 की। जर्मनी एक पावर बन जाता है, एक राइज होता है, और इसका पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस है, राजनीतिक तौर पर इसका बहुत ज्यादा महत्व बन जाता है। ये अध्याय था कि किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण होता है। थैंक यू वेरी मच।